नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोगों ने दृष्टि आईएएस की ज्योग्राफी की जो क्विक बुक है उसको मैंने स्टार्ट किया था। उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने चैप्टर 2 रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें से मैंने माइक ऑन करना भूल गया था मैं, तो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। तो उसको जो है इसी चैप्टर में कंपाइल कर दूंगा, क्योंकि उसमें बेसिक जानकारी थी चट्टानों के बारे में, भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में। उसको मैंने इसी चैप्टर में, चैप्टर 3 में जो है कंपाइल कर दिया है। अगर आप लोग कहेंगे तो अलग से भी उसकी वीडियो डाल देंगे। हम आज चैप्टर 3 करने वाले हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। उसमें से हम लोग हिमालय करने वाले हैं। अगले पार्ट पे हम लोग नदियाँ कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग इसी तरह से दर्रे, और साथ में हम लोग हमारा जो मैदान है उत्तर का और दक्षिण में भी जो पठार और पर्वत हैं इनके बारे में जानकारी ले लेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उससे इस वीडियो को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और किसी सब्जेक्ट की क्विक बुक चाहते हैं इस तरह से तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे लेक्चर। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप लोग जो है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो हमारा चैप्टर है भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय दिया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कम ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बुक कवर कर रहे हैं। जो बुक में लिखा होगा उसी के हिसाब से हम लोग कवर करते चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। ये सभी उच्चावच विभिन्न समयांतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों व बाह्य कारणों द्वारा निर्मित हुए हैं या फिर उनके कारणों से सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बाह्यजनित या फिर बहिर्जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, कारण कौन कौन से हैं? अंतर्जनित, बाह्यजनित और कौन से? प्लेटों का क्षैतिज संचरण। ठीक है, आगे कह रहा है भूवैज्ञानिक संरचना का शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 वैज्ञानिक भूखंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों के आधार पर निम्न है। देखते हैं कौन कौन सा। पहला तो प्रायद्वीपीय खंड है। दूसरा कौन सा? हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं, यानी कि एक तो प्रायद्वीपीय खंड है वो, दूसरा पर्वत पठार वाला, और तीसरा कौन सा है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन 3 भागों में मुख्यतः विभाजित किया जाता है। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन सी भौगोलिक आकृतियां हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो रीजन है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। उसके बाद उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से इस तरह से उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा। उसके बाद जो है भारतीय मरुस्थल, ये वाला इलाका हो जाएगा इस तरफ। प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तटीय मैदान, ये वाले जो हिस्से हैं ये तटीय मैदान के हिस्से आ जाएंगे, और ये जो हिस्से हैं ये द्वीपों में आ जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करेगा। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारत के द्वीप समूह, इन 6 भागों में जो है भारत को बांटा गया है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में जानेंगे, इसके विभाजन को जानेंगे, किस किस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। इसकी संरचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई थी। इसको अगर काल पूछा गया तो आप लोग जो है इसमें से टर्शियरी काल बोलेंगे, अगर कल्प पूछा जाएगा तो क्रिस्टेशियन काल आप लोग इसका बोलेंगे। ठीक है, क्रिस्टेशियन काल के अंदर एक काल था, कौन सा? टर्शियरी काल, इसमें से इसका निर्माण हुआ था। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की अधिक चौड़ा है, याद रखना है, पूर्व में कम चौड़ा मिलेगा और पश्चिम में अधिक चौड़ा मिलेगा। जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग
160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारित सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। यानी कि जो हमारी प्लेट जब टकराई थी, हमारी इंडियन प्लेट जब टकराई थी किससे, यूरोपियन प्लेट से कह सकते हैं, या फिर एशियन प्लेट से टकराई थी, तो पूर्वी हिस्सा जो है वो ज़्यादा तेजी से टकराया था, जिस कारण उसकी ऊंचाई तो बढ़ गई लेकिन उसकी चौड़ाई कम ही रह गई। इस कारण से ये जो है पूर्व में सीमांत, अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना, इसी कारण से जो है पूर्वी हिस्सा कम चौड़ा है और पश्चिमी हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है। कह रहा है कि पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तल मतलब ऐसे हैं भारत की तरफ, वहीं जो है तिब्बत की ओर जो है दबी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से मान सकते हो। कला आगे कर रहा है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुई है। ये याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से। तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पीछे हम लोग इसको उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ रहे हैं, यानी कि चाइना की तरफ से इंडिया की तरफ। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय उसके बाद आता है, इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। तो सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय पढ़ लीजिए, ये अलग रहेगा चाइना की तरफ से। उसके बाद ये मेन हिमालय आते हैं, ये तीनों। सबसे इसमें कौन सा है, बृहद हिमालय यानी आंतरिक हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, क्योंकि ये बीच में आप देख रहे हैं इसमें मुख्य हिमालय में, और शिवालय या बाह्य हिमालय जो हमारी तरफ उत्तराखंड के आसपास में मिल जाता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी का हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुराड ने दी थी। यानी कि इसको हम लोग नदियों के बीच के हिसाब से, जैसे दो नदियां हैं उनके बीच के हिस्से को हम लोग कोई भी कह सकते हैं कि ये हिमालय अलग है, ये हिमालय अलग है। तो इसको किसने बोला था, सिडनी बुराड ने बोला था। सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात की जाएगी। जो पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज नदी के बीच है, लंबाई इसकी 560 किलोमीटर के आसपास है। कौन कौन से एरिया में आएगा, तो ये कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, और साथ में कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर पर्वत श्रेणियां भी इसी में आएंगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये कौन से हिमालय में मिलेंगी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय किस हिमालय में मिलेंगी। तो आपको याद रखना है कि पंजाब हिमालय कौन सी, कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर श्रेणियां इसमें आ जाएंगी। आगे बात करते कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदी के बीच में है, 320 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है। कह रहा है कि इसमें भागीरथी व यमुना नदी का उद्गम स्रोत है यहीं पे। नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसको हम लोग बोल देंगे नंदा देवी चोटी। ठीक है, और आपको बता दें यही जो कुमायूं हिमालय है इसी में 4 प्रयाग भी पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रयाग पाए जाते हैं ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है ये काली और तिस्ता नदी के बीच है। लंबाई इसकी कितनी है, 800 किलोमीटर है। और इसके साथ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां इसी में पाई जाती हैं। असम हिमालय की बात किया जाएगा तो ये तिस्ता, दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है। लंबाई इसकी 750 किलोमीटर है। अगर इसमें हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों की बात किया जाए तो कुल्ला कांगड़ी, नामचा बारवा और साथ में नगा पहाड़ी जो है या फिर नागा पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय के हिस्से में आता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने क्या है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। ये हो गया हमारा कौन सा, पंजाब हिमालय। कौन कौन सी नदी के बीच में आप देख सकते हैं, सिंधु व सतलज के मध्य। ये हो गया कुमायूं हिमालय, किस किस नदी के बीच में, सतलज व काली नदी के बीच में। ये हो गया नेपाल हिमालय, काली एवं तिस्ता नदी के बीच में। और ये हो गया हमारा असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग या फिर कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये हिमालय पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और जानकारी दी हुई है, मैंने ऐड किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये नुब्रा नदी
और श्योक नदी से मिलती है यहाँ के आसपास, ठीक है। नुब्रा घाटी के उत्तर में जो है वो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ट्रांस हिमालय की बात में अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय या फिर परा हिमालय इसको बोलते हैं। तो इसमें से क्या जानकारी है, यह हिमालय वृहद या हिमालय क्या है, महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीयन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि श्रेणियां आती हैं। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। आगे क्या है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन केटू है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे कह रहा है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, जो कि लद्दाख हिमालय में स्थित है, यहीं पर स्थित है। और कौन कौन सी चोटी यहाँ पे ट्रांस हिमालय में, तो अगर गाशरे ब्रूम की बात करेगा, माशे ब्रूम की बात करेगा, राकापोसी की बात करेगा, तो ये सारी चोटियाँ कहाँ पे हैं, ये सारी की सारी चोटियाँ हमारे ट्रांस हिमालय में पाई जाएंगी। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ की तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है। सबसे प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा, बियाफो और हिस्फार ग्लेशियर जो है इसी में पाए जाते हैं। आगे करें, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अगर उच्च एशिया की रीढ़ पूछेगा तो काराकोरम श्रेणी को हम लोग लगा देंगे। आगे करें, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITSZ इंडस सांगपो सूचर जोन। ये सूचर जोन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने कई हिमालय बताए, ट्रांस हिमालय बताया, मध्य हिमालय बताया, महान हिमालय बताया, तो इनके बीच की जो जगह है, जैसे कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच की जो जगह है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक तरह से सूचर जोन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको याद, तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में ITSZ इंडस सांगपो सूचर जोन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। लद्दाख श्रेणी को भुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गाज का निर्माण करती है। कौन, सिंधु नदी, ठीक है। कहाँ पे काटती है लद्दाख श्रेणी को, भुंजी नामक स्थान पे काटती है। चलिए ये हो गया हमारे ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ जानकारी। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, ग्रेटर या फिर ग्रेट हिमालय की बात करेंगे। सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मैंने जो बताया अभी ऊपर सूचर जोन उसी के जैसा है। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा, जिसको हम लोग नेपाल में बोलते सागरमाथा, इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय के वलन की प्रक्रिया असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए ये वृहद हिमालय की ही बात हो रही है। तो अब यहाँ पे वृहद हिमालय में पाई जाने वाली कुछ चोटियों के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो है ये लगभग 8848 किलोमीटर 8848 मीटर की है। उसके बाद कंचनजंगा ये दूसरी, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। तो ये याद रखना है आपको, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी और अन्नपूर्णा, ये सारी की सारी चोटियाँ रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको सूचर जोन आगे लिख के एक जगह दे दिया होगा। इसके बाद नंदा देवी की बात करेंगे तो ये भी 7817 मीटर ऊंची है। नामचा पर्वत की बात करेंगे 7756 और केदारनाथ जो है 6945 मीटर ऊंची है, ठीक है। चलिए अब आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है, सर्वोच्च शिखर दी हुई है और अवस्थिति दी हुई है। अगर हिमालय क्षेत्र की बात किया जाएगा तो इसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और तिब्बत में स्थित है। अगर भारत की बात, विश्व की बात किया जाएगा तो माउंट एवरेस्ट ही है जो नेपाल और तिब्बत में स्थित है।
भारत की बात किया जाएगा सबसे ऊंची चोटी तो गार्डविन ऑस्टिन K2 है जो पीओके में स्थित है। भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो कंचनजंगा है जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, ये हो गई बात। आगे कर वृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। यानी कि जो हिम रेखा है वो पूर्वी भाग में अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, ये बात याद रखनी है। वृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका मुख्य कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है। वृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा हैं, जो पूर्ववर्ती नदियों का अच्छा उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी वे होती हैं जो पर्वत को काट के भी अपना रास्ता बना लेती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लघु हिमालय की बात कर लेते हैं, लेसर हिमालय की। इसी को हम लोग मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार वृहद हिमालय के दक्षिण में है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंची है। इसके उत्तर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट की संरचना पाई जाती है। यह हिमालय सर्वाधिक असम यानी कि रग्ड श्रृंखला है। ठीक है, यानी कि टूटी है। असम वो वाला असम नहीं है, स्टेट वाला नहीं है, राज्य वाला नहीं है असम। सर्वाधिक असम मतलब टूटी है, जगह जगह से रग्ड है। ठीक है, कह रहा है कि वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति घाटी, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। किसके बीच में? वृहद एवं लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति घाटी, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां स्थित हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यानी कि कश्मीर घाटी में जो हिमोड़ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। यह केसर की खेती के लिए अच्छा है। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रेणियों का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर या फिर पीर पंजाल श्रेणी इसको बोलेंगे, या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। यहाँ पे कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां फेमस हैं। उसके बाद मसूरी श्रेणी जो कि उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में पाई जाती है। ये सब किसका हिस्सा है? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का हिस्सा है। आगे कह रहा है धौलाधार पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। यानी कि धौलाधार जो है पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, कह रहे लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। उत्तराखंड में बग्याल या प्यार कहते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ITSZ, MCT, MBT, HFF ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है जो कि शिवालिक और हमारे उत्तर के जो मैदान है उनके बीच में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल जैसे शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग आदि स्थित हैं। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी भी स्थित है। तो याद रखेंगे जो काठमांडू घाटी है ये लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं शिवालिक हिमालय फिर बाह्य हिमालय की। हिमालय के सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियां कम ऊंची हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप एवं उनके वलन से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। यानी कि शिवालिक की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, उससे जो निक्षेप आए, नदियों से जो निक्षेप आए और उनमें वलन पड़ा, उसके कारण क्या बना? शिवालिक हिमालय बना। इसलिए इसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। सबसे कम होने के साथ यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यानी कि भारत में अगर बात किया जाए कि सबसे नवीनतम संरचना कौन सी है तो वो हिमालय, और उसके बाद भी क्या बना? हिमालय बना। नवीनतम मूढ़दार पर्वत की बात किया जाएगा विश्व में तो कौन से? हिमालय है, और उसमें भी अगर बात किया जाए तो शिवालिक है। अगर भारत में सबसे नई संरचना तो वो तो आपको पड़ जाएगा मैदान। ठीक है,
कह रहा है कि इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचना घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं। यानी कि शिवालिक और लघु के बीच में जो मिलेंगी, लघु हिमालय के बीच में संरचनाएं, उनको हम लोग जो समतल क्षेत्र मिलेंगे, मैदान मिलेंगे इनके बीच में, उनको क्या बोलेंगे? दून बोलेंगे और द्वार बोलेंगे, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। ये दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और HBF मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या करता है? ये क्या करता है? लघु हिमालय से अलग करता है। किसको? शिवालिक को। चलिए उत्तर पूर्वी हिमालय की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय की ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती हैं, जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाएगा तो यहाँ पे डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी। डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी ये कहाँ पाई जाएंगी? अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम कहाँ पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। आगे नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, असम, मणिपुर और नागालैंड के जो बॉर्डर पे पाई जाएगी वो बरेल पहाड़ी पाई जाएगी। असम में एक और पहाड़ी पाई जाएगी जिसको मिकिर पहाड़ी बोलेंगे। मेघालय में जो कि हिमालय की हिस्सा नहीं है पहाड़ियां, उनको बोलेंगे गारो खासी जयंतिया। अब यहाँ पे कुछ हिमनद हैं, उनके बारे में बात कर ली गई है। तो यहाँ पे आप लोग को लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? किस में पाया जाता है? तो कराकोरम में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं? सियाचिन कहाँ पे पाया जाएगा? कराकोरम, हिस्पर कराकोरम, बियाफो कराकोरम में, बाल्टोरा कराकोरम में, बातुरा कराकोरम में, चोगोलुंगमा किस में पाया जाएगा? काराकोरम में, खुर्दोपिन काराकोरम में, रिमो काराकोरम में, पुनमाह काराकोरम में। अगर बात किया जाए रूपल की तो ये वृहद हिमालय जो पीओके में है उसमें पाया जाएगा। जेमू कंचनजंगा के पास पाया जाएगा। सोना पानी कश्मीर में पाया जाएगा। गंगोत्री जो है कुमायूं हिमालय में पाया जाएगा, जो उत्तराखंड में स्थित है। मिलाम जो है कुमायूं हिमालय में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चोराबाड़ी उत्तराखंड में पाया जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पे हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और ये हमारा हिमालय जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद एक मैप के थ्रू मैं बाद में वीडियो ले आऊँगा, उसमें आपको सारी पहाड़ियाँ याद करवा दूंगा, कौन सी चोटी कहाँ पे पाई जाती है। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्न उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। कश्मीर या उत्तर पश्चिम का हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम का हिमालय, अरुणाचल का हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई कश्मीर या उत्तर पश्चिम का हिमालय। ठीक है, इसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल स्थित है। यह वृहद हिमालय तथा कराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। जो जिला, बनिहाल, फोटुला, खारदुंगला आदि दर्रे इसी में स्थित हैं, इसमें कश्मीर हिमालय में। ठीक है, चलिए इस क्षेत्र में डल झील तथा वुलर झील ताजे जल की झीलें हैं, जबकि पेंगोंग तथा सोमोरिडी झील लवण युक्त झीलें हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम तथा चिनाब इस क्षेत्र से अपवाहित होती हैं। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार-ए-शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। इसके दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहा जाता है, जिनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल और लद्दाख हिमालय की बात किया जाएगा, इसी को हम लोग कुमायूं हिमालय भी बोलेंगे। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है।
हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, तथा शिवालिक श्रेणियां स्थित हैं। इस क्षेत्र की दो प्रमुख स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून तथा कोटा दून इत्यादि। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी कुमायूं हिमालय का ही भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय का ही भाग है। वृहद हिमालय की चोटियों में भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऋतु प्रवास करते हैं। ये ग्रीष्म काल में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी एवं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं तथा इस क्षेत्र में कई प्रयाग नदी संगम, जिनमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग प्रमुख हैं। उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जो धरातल से स्वतः प्रकट हुए जल स्रोत हैं। प्राकृतिक क्या हैं? जल स्रोत हैं। चलिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात कर लेते हैं। यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है, जबकि निम्न दक्षिणी भाग में विशेषतया दार्जिलिंग हिमालय में नेपाली, बंगाली तथा मध्य भारत की जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं, परंतु उनके स्थान पर दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग चाय बागानों के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अरुणाचल हिमालय की। तो अरुणाचल हिमालय यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा पर्वत तथा कांगटो इसकी दो प्रमुख चोटियाँ हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें मोनपाट, डाफला, अबोर, मिशी होगा ये, और नागा प्रमुख हैं। अधिकांश जनजातियां झूम कृषि करती हैं। इन्हें स्थानांतरित अथवा स्लैश और वन कृषि भी कहा जाता है। आगे है यहाँ पे पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ये हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ एवं पर्वत हैं, जिनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में ये पटकाईबूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और दक्षिण में मिजोर लुसाई पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाली जनजातियाँ झूम अथवा स्थानांतरित कृषि करती हैं। यहाँ प्रवाहित होने वाली बराक नदी मणिपुर एवं मिजोरम की प्रमुख नदी है। बराक नदी कहाँ पाई जाती है? मणिपुर और मिजोरम में। मणिपुर नदी के मध्य मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया कश्मीर हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, भूटान हिमालय, अरुणाचल का हिमालय, और इधर है पूर्वांचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, और इधर है म्यांमार। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका हिमालय। तो हिमालय जो है आपका कवर हो गया है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ दर्रे बचे हुए हैं, उनको भी हम कवर करवा देंगे इसी वीडियो में। तो ये हो गई आज की इस वीडियो में, और अगली वीडियो 2 दिन बाद आ जाएगी, और उसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे। उसमें नदियाँ आपको हो सकता है कवर करा दिया जाए, और उसके बाद जो आएगा उसमें आप लोगों को दक्षिण भारत बाकी जो पठार वगैरह बचेंगे उनकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मैदान भी हम लोग अगले ही वीडियो में कर लेंगे, जिसमें नदियाँ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।